बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आपके नए दिन इनफैक्ट जुमे का दिन स्टार्ट हो चुका है और इस दिन के हवाले से ये कहा जाता है सैयदुल अय्याम है ये दिन। आज का दिन अल्लाह करे रहमतों और बरकतों से भरपूर हो, आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिनों में शुमार हो। आपको वंस अगैन खुशामदीद कहते हैं और इसके साथ साथ मुबारक भी देते हैं कि हफ्ता भी आपने तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। वीकेंड इज़ अहेड। हाँ, वीकेंड आ गया है। मुझे आप मेरी एक्साइटमेंट से, वैसे तो आज मेरी मोटिवेशन में कहती आज का दिन किसी तरह स्किप हो जाए ना इस हफ्ते में से, लेकिन डायरेक्टली सैटरडे आए और छुट्टियां लगे। देखा है उसको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। नासिर काज़मी की गजल है। आप क्यों परेशान? मैं परेशान इसलिए तो सुबह सुबह आपको क्या हुआ? आज का दिन स्किप होने से मुझे याद आया। खैर अच्छा है, मौसम अच्छा है आजकल। वैसे शायरी का मौसम है, आप थोड़ा कर सकते हैं। बहुत दिसंबर वैसे ही शायरों का मौसम, मुझे बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी तो खैर है ही नहीं। कराची के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की गर्मी अब भी है, लेकिन मुल्क के दीगर इलाकों में इस वक्त मौसम अच्छा है। दिसंबर है और शायरी हुई सकती। मुझे एक आइडिया है कान में ना, अभी ताजा आमद हुई है मेरे प्रोड्यूसर साहब। कराची चले? नहीं, अच्छा। उन्होंने कहा है कि ये दिसंबर का महीना चूंकि हम शायरों से मंसूब करते हैं, तो हम इमरान हसन से रोज सुबह एक शेर सुनेंगे। मैं कहता हूँ लॉक कर दें। लॉक कर दें। आज का काफी है, आज के लिए आज के बाद अब हम रोज एक शेर सुना करेंगे सुबह सुबह, दिसंबर जब तक जारी रहेगा। अगर मैं भूल जाऊँ तो आपने मुझे। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बिल्कुल मौजूद हूँ। गालम गलोच, टिकटॉक और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती है तो सियासी बात है, अभी हमने करनी नहीं है, वैसे ही मुझे नजर आई है। टिकटॉक की सियासत पे भी हम बात करेंगे। अच्छा नहीं, लेकिन अभी मैच पे बात करेंगे जिसमें 296 पे 3 आउट है। ओह वाओ, अच्छा जी। प्राइम मिनिस्टर 11 वर्सेस पाकिस्तान मैच जारी है। 3 विकेटों के नुकसान पर प्राइम मिनिस्टर 11 ने 270 रन बना लिए। 296 चल रहा है। अच्छा अभी राइट ओके 296। ताजा तरीन अर्मिला हसन भरपूर कनेक्टेड है इस वक्त और इस मैच में बहुत दिलचस्पी इनकी, बहुत जबरदस्त बात है। इससे पहले पाकिस्तान, आपको मालूम है पाकिस्तान ने अपनी इनिंग डिक्लेयर की थी। ओपनर्स के दरमियान 96 रन की पार्टनरशिप कायम हुई है। प्राइम मिनिस्टर 11 की तरफ से कैमरून बेनक्राफ्ट ने 53 और मार्कोस हैरिस ने 49 रन बनाए हैं। पाकिस्तान की जानिब से खुर्रम शहजाद और अबरार अहमद ने एक विकेट हासिल की। इससे पहले पाकिस्तान ने 6 विकेट नुकसान पर 324 रन पर अपनी पहली इनिंग्स दोबारा शुरू की थी। कप्तान शान मसूद ने शानदार डबल सेंचुरी बनाई थी और 201 रन पर नॉट आउट रहे थे। उन्होंने 14 चौके लगाए थे और 298 गेंदों का सामना किया था। बिल्कुल, तो ये तो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस मैच के हवाले से जो हमने आपको बता दी है। ये प्राइम मिनिस्टर 11 है, 4 रोज़ा आपको पता है टेस्ट मैच है जिसके अंदर पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करी है। और इस मैच से पहले शान मसूद बड़े होपफुल थे कि इससे जो उनको विकेट है या पिच है उसका बहुत बेहतरीन अंदाज में आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से पिच बिहेव करिए ताकि उनको आइंदा आने वाले मैच के अंदर बहुत हेल्प मिले। तो अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल तो हमने आपको बता दी। उन्होंने साथ साथ शान मसूद कह रहे थे जी कि बैटर्स के साथ साथ बॉलर्स ने भी अच्छा रिस्पॉन्स किया है और जो कंडीशंस है और पिच जैसे मैंने आपको कहा कि उससे उनको अंदाजा हो जाएगा। ये तो थी मैच की बात और इसमें पिच और कंडीशंस का अंदाजा जो खिलाड़ी होते हैं उनको हो जाता है। जो अब सियासत की बात करेंगे उस पिच का अंदाजा या नहीं, इस पे आज हमने बात करनी है। आज की टिकटॉक की बड़ी खबर। जी जनाब, जो इंतखाबात करीब आ रहे हैं सियासी जोड़ तोड़ में भी तेजी देखने में आ रही है। चौधरी शुजात और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात के बाद आसिफ अली जरदारी भी खासे सरगर्म नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज ही उन्होंने मुलाकात की। जो मुलाकात है आसिफ अली जरदारी साहब की बलूचिस्तान के साबिक वजीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब से और साबिक वजीर सिकंदर इमरानी ने पीपल्स पार्टी में शिरकत का ऐलान किया है। इस मुलाकात के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या इन कदावर शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद क्या पीपल्स पार्टी जो लेवल प्लेइंग फील्ड का बार बार मुतालबा करी थी और ना मिलने की शिकायत कर रही थी, क्या वो शिकायत दूर होगी? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में कोई जो कॉमन जो के लिए एक्टिव है तो वो इन दोनों पार्टियों का इलेक्टेबल्स की तलाश करना है। जो दोनों एक्टिविटी हमें नजर आ रही है दोनों पार्टीज में जो सिमिलर है। वैसे तो हर सियासी जमात की ख्वाहिश होती है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा इलेक्टेबल्स शामिल हों। इसी पे आज हमने बात करनी है। और जो सियासत इंतखाबात से पहले की जा रही है, जो बयानियां बनाई जा रहे हैं, क्या उनको आने वाले इंतखाबात में उनका फायदा
होगा, इस पे बात करें। बिल्कुल, और बजिंजो साहब और उमरानी साहब की जो शख्सियत है वो किस हद तक इम्पैक्ट करेगी इन बलोचिस्तान। विद दैट इलेक्टेबल्स की वैल्यू तो एक दफ़ा फिर 2023 में आ गया। मुझे लगा कि शायद 2018 के बाद आफ्टर एक जो पर्सनैलिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स है उसके बाद शायद इसकी अहमियत ना रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। सलमान आबिद साहब आज हमें स्टूडियोज़ के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे सियासी तजियाकार हैं, सीनियर, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि इलेक्टेबल्स आर बीइंग दे आर अगेन बिकमिंग इंपॉर्टेंट और दोबारा से उनके ऊपर फोकस कर रही हैं सियासी जमातें, तो आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? और ये जो जरदारी साहब की रिसेंट अचीवमेंट है, दो आम शख्सियात का पीपल्स पार्टी में शामिल होना, क्या ये राह हमवार करेगा कुछ मजीद शख्सियात को अपना जहन बदलने में एंड टू जॉइन पीपल्स पार्टी? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और ख़ास तौर पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इलेक्टेबल्स की हमेशा से इम्पोर्टेंस रही है। और जब भी इंतखाबात होते हैं तो इलेक्टेबल्स का जो रुख होता है वो एक ऐसी जमात की तरफ होता है जिसको उनको लगता ही है कि ये इक़्तिदार में आने वाली है, एक बात, और वो ताकतवर है। और जब मैं ताकतवर कहता हूँ तो इसका मतलब है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती भी हासिल है। यही वजह है कि इलेक्टेबल्स देखते हैं कि हवा का रुख जो है ना वो किस तरफ है। यही हवा का रुख जब 2018 में पीटीआई की तरफ था और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी थी तो ये लोग उधर भाग रहे थे। आज उनको लगता है कि हवा का रुख दोबारा नवाज शरीफ साहब की तरफ है, PMLN की तरफ है, तो वो उधर भाग रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये इलेक्टेबल्स की जो पॉलिटिक्स है अगरचे बड़ी मजबूत है पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन इसको 2000 जब ये जुलाई में इलेक्शन हुए थे, जून जुलाई में पंजाब के 20 नशिस्तों पे सूबाई पंजाब में, तो वहाँ काफ़ी इलेक्टेबल्स हार गए थे। और ये इस दफ़ा का टेस्ट केस है कि क्या वही रिवायती सियासत चलेगी इलेक्टेबल्स की जैसे चलती आ रही है, या इस दफ़ा कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और इस दफ़ा कहा यह जा रहा है कि बड़े ब्रेक थ्रू होने की दो वजूहात हैं। एक तो ये कि जो 18 से 35 साल का जो वोटर है ये इस वक्त 5,70,90,000 है और ये टोटल वोट का 46% है। ये जो नौजवान नस्ल है ये इलेक्टेबल्स के अगेंस्ट है इस वक्त, मैं आपको बताऊं। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो पॉपुलर सेंटिमेंट्स हैं वो इमरान खान की पॉलिटिक्स के साथ है। तो देखना होगा कि इलेक्टेबल्स कितने रेलिवेंट रहते हैं इस 2024 के इलेक्शन में। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इलेक्टेबल्स ये भी देखते हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका जो मूड है वो कौन सी जमात की तरफ है। तो इसलिए इलेक्टेबल्स अगरचे बहुत मैटर है, लेकिन उनसे भी ज्यादा मैटर ये करती है एस्टैब्लिशमेंट किसकी हमायत कर रही है, बिलावल साहब किसकी तरफ जा रही है। कल कह रहे थे मुझे टिकटॉक की सियासत नहीं आती, उन्होंने तो शायद अवाम के अंदर एक अच्छी फील देने के लिए लेने के लिए स्टेटमेंट दी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनको टिकटॉक की सियासत नहीं आती तो उन्हें सीखनी चाहिए। मैं टिकटॉक की सियासत से मुराद सोशल मीडिया की सियासत लेता हूं, और अगर सिर्फ मैं टिकटॉक की ही बात करूं तो ओवर 1 बिलियन यूजर्स दुनिया भर के अंदर है, पाकिस्तान में भी देयर इन मिलियंस। तो आई थिंक बिलावल शुड डू टिकटॉक पॉलिटिक्स ताकि नौजवानों से कनेक्ट। बिलावल साहब एक मिसकैलकुलेशन कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की जो यूथ है उसका जो टोटल डिपेंडेंसी है इस वक्त डिजिटल मीडिया के ऊपर है। अब आप उसको टिकटॉक कहें, ट्विटर कहें, फेसबुक कहें, इंस्टाग्राम कहें और उसका मजाक उड़ाएं तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, यही वजह है कि बिलावल इस वक्त सबसे ज्यादा नौजवान है, लेकिन उसके बावजूद वो नौजवानों में पॉपुलर नहीं है। नौजवानों में अगर कोई पॉपुलर है वो इमरान खान है या मरियम नवाज है, ठीक है ना। ना फजलुर रहमान पॉपुलर है, ना जरदारी साहब पॉपुलर है, ना नवाज शरीफ साहब पॉपुलर है, ना शहबाज शरीफ पॉपुलर है। तो इसलिए ये कह देना कि जी टिकटॉक की मैं सियासत नहीं करता, टिकटॉक की सियासत से ज्यादा वो भी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं ना। ये जो अभी आपने एक सवाल उठाया लेवल प्लेइंग फील्ड का, देखिए हमारे यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन से नहीं मांगी जाती, हमारे यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड निगरान हुकूमत से नहीं मांगी जाती, हमारे यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टैब्लिशमेंट से मांगी जाती है। और कहा जाता है कि जनाब आप हमारी सरपरस्ती करें, हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिस तरह से आपने इमरान खान की सरपरस्ती की है, इस तरह से आपने नवाज शरीफ साहब की सरपरस्ती की है, आप हम पे भी शफकत का हाथ रखें। हम भी उतनी ही ताबेदारी के साथ, उतनी ही वफादारी के साथ, उतनी ही जफादारी के साथ आपके साथ चलेंगे। अब इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका रुख किधर है? उनका रुख है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। अब वो ये देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से हम अपना हिस्सा बढ़ा सके। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? पीपल्स पार्टी इस वक्त एक दबाव डाल रही है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि उनका जो हिस्सा है जो आपने सिंध तक महदूद किया है उसको बलूचिस्तान तक लेके आए, बाकी सूबों तक एक अपडेट पे जाना है। जरा वापस आता हूं, यहीं से गुफ्तगू दोबारा से जारी रखेंगे। हमारे साथ चूंकि सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, हम सियासी तज्जिया इनसे ले रहे थे। एक तो उन्होंने अपनी जो आखिरी बात की कि बिलावल अगर यूथ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो वो एक गलती कर रहे हैं, मिस कैलकुलेशन कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपने चूंकि एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया था तो सीवी तो सभी भेजते हैं अपनी, आई मीन सबकी ख्वाहिश होती है कि जॉब उनको मिल जाए, लेकिन जो एम्प्लॉयर है इस वक्त या एस्टैब्लिशमेंट है उसके लिए कौन सा एम्प्लॉय ज्यादा बेहतर है? क्योंकि वो भी तो तजर्बात सबके साथ कर बैठे हैं। तो जाहिर एक अगर आप 80-90 की दहाई देखें
तो बेनज़ीर को निकाला जाता था, नवाज शरीफ को लाया जाता था, नवाज शरीफ को लाया जाता था, फिर बेनज़ीर को निकाला जाता था, यानी कि एक पैटर्न था दो जमाती निज़ाम के। ठीक है। फिर 2011 के बाद जो इमरान खान बीच में आ गए, फिर इमरान खान बीच में आ गए। अच्छा, अब मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत जो है वो कोई आज़ाद सियासत तो नहीं है, खुद मुख्तार सियासत तो नहीं है, शफाफ सियासत तो नहीं है, और इसमें इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा रोल है पॉलिटिक्स में, बदकिस्मती कह लें उसको आप। लेकिन अब मसला ये है कि जब सियासी जमातें जिनसे हम बड़ी तवक्को रखते हैं, जब वो अपोजिशन में होती हैं तो वो कहती हैं कि सियासत को आज़ाद किया जाए, जब वो इक्तदार की तरफ आती है तो इज्जत दी जाए, तो अब वोट को इज्जत दी जाए, और जब वो इक्तदार की तरफ आती है और जब उन पे शफकत का हाथ रखा जाता है तो वो वही कुछ करती है जो माजी में करती रही। अभी भी देखिए ना, यहाँ कोई अवामी सियासत तो नहीं हो रही। आप अवाम के मसाइल देखें और इन सियासी जमातों के मसाइल देखें। यही नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे कल तक बाप पार्टी को, MQM के बारे में क्या कहते थे, मुस्लिम लीग काफ के बारे में क्या कहते थे, इमरान खान माजी में मुस्लिम लीग काफ के बारे में, MQM के बारे में क्या कहते थे। लेकिन जो इक्तदार की सियासत है उसमें फिर ये सारे जिसे कहते हैं ना दोस्त कल के दोस्त, आज के दुश्मन कल के दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि इनके नजदीक जो प्रायोरिटी है वो इक्तदार है। और इस वक्त तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जैसे नवाज शरीफ साहब के ऊपर काफी शफकत का हाथ रखा जा रहा है, और जब से वो आए हैं एक खास डील के तहत, अब देखिए ना, जो लोग ये कहते हैं ये डील नहीं है, तो आप देखिए कितनी आसानी से नवाज शरीफ साहब के लिए सारे रास्ते जो हैं और उसमें जो कांटे हैं वो उठाए जा रहे हैं। अब उनको बकायदा प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, और ये जो इलेक्टेबल जिनकी आपने बात की, ये जिस दीदा दिलेरी से जा रहे हैं, इसका मतलब है उनके ऊपर भी शफकत का हाथ है, उनको भी एक मैसेज दिया गया है। कल तक जब जनूबी पंजाब के लोग इमरान खान की तरफ जा रहे थे तो वो भी सबको पता था कि किस शफकत के साथ जा रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर आज भी हम कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज, हम कोई मॉरल वैल्यूज, हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एथिकल वैल्यूज नहीं पैदा कर सके। इसीलिए आप देखिए कि हमारी सियासत में मिसाल के तौर पे अब आप देखिए ना, हम किस हद तक नीचे जा रहे हैं कि हम लोगों की निजी जिंदगियों को, औरतों की किरदार कुशी के ऊपर, एक दूसरे पे ब्लेम गेम के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर चले गए। जो असल इश्यूज है पाकिस्तान के, इकोनॉमी के, रोजगार के, उनके ऊपर कोई बात नहीं। यही था इस पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ऑब्वियसली इस सारे सिनेरियो के अंदर देयर इज अ पब्लिक जिसके वोट से या जिसके मैंडेट से ये सियासतदान आते हैं, अवाम ही है बेसिकली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जो मसाइल हैं, चाहे वो महंगाई हो या दीगर मामलात हो, उनको किसी तौर पे एड्रेस नहीं किया जा रहा। आइंदा इंतखाबात में इन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना रोड मैप या मंशूर के अलावा हर चीज बताई है, ये नहीं बताया कि अवाम के इंटरेस्ट के लिए क्या करें। नहीं, वो आपको नहीं पता चला, उनका मंशूर बड़ा वाज़ेह है। उनका मंशूर है इक़्तिदार और इक़्तिदार लेना है जायज नाजायज तरीके से। देखिए ना, जमहूरियत के अंदर और इंतखाबात में हमेशा से मैनिफेस्टोस की अहमियत होती है। आप बाहर के इलेक्शन देखें ना, वहां पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से एक महीने पहले पब्लिक में आके अपने मैनिफेस्टो शेयर करती हैं, वहां डॉक्यूमेंट करती हैं। आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, मां सवाए शायद जमात इस्लामी की, अभी तक किसी का मैनिफेस्टो ही तैयार नहीं हुआ। अच्छा, और वो मैनिफेस्टो पे तो पॉलिटिक्स ही नहीं हो रही। हम तो इमरान खान उधर, पीपल्स पार्टी PMLN को एक दूसरे को लताड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं। अच्छा, अब वो गद्दार है, वो दुश्मन है, वो चोर है, वो डाकू है। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, आप नवाज शरीफ साहब को बिठाएं, इमरान खान साहब को बिठाएं, JUI के लीडर फजलुर रहमान को बिठाएं, पीपल्स पार्टी बुलाओ, इनसे कहें जी आइए हम आपके सामने 10 इकोनॉमिस्ट बिठा रहे हैं, इनको जरा इंटरव्यू दीजिए और बताइए कि आपका इकोनॉमिक प्लान क्या है। अगर ये बता दें तो आप मुझे पकड़ लीजिए। अच्छा चलिए, इनके पास वो चीजें ही नहीं है, रोड मैप भी नहीं है जिससे आप ये प्रोग्राम फिर भी मैनेज हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि अगर इन तीनों को अपने अपने वज़राए आला बिठाने के लिए कह दिया गया तो फिर खान साहब क्या करेंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा, एस्टैब्लिशमेंट का जो कि हम जिक्र कर रहे थे, बाकी जमातों की खूबी ये रही पीपल्स पार्टी नून लीग कि उन्होंने कोई ना कोई एक विंडो ऑफ नेगोशिएशन ओपन रखी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और इसी वजह से वो गए फिर आ गए। जो तहरीक इंसाफ थी उसने इस मामले में ऐसा किया कि वो उन्होंने विंडो ऑफ नेगोशिएशन खुली नहीं रखी, जिसकी वजह से मामलात एक डेड एंड तक पहुंच गए। इस पे आप क्या कहेंगे? मेरा आखिरी सवाल है। जी, असल में 9 मई का जो वाकया हुआ है ना, उसने उनके लिए रास्ते बहुत ज्यादा बंद किए हैं, और अगरचे उसको खोलने की कोशिश की है, इस वक्त तक तो बंद है। और जितनी भी नेगोशिएशन चली है वो नतीजा खेज नहीं हो पा रही, क्योंकि उसमें लचक का मुजाहरा दोनों तरफ से नहीं हो रहा। फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है ना, आपको आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है। यही वजह कि कल तक, यानी कल रात तक भी उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको जलसों की इजाजत नहीं है, दफा 144 लग जाती है, तो इसलिए अभी उनके लिए रास्ता नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही सिनेरियो जैसे 2018 में नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता नहीं था, तो आज उनके लिए रास्ता नहीं है, लेकिन कल रास्ता बन जाएगा।
पॉलिटिक्स में मैंने जैसे कहा है, आज आपको लगता है कि एक जमात को हमने दीवार से लगा के खत्म कर दिया है, तो वो खत्म नहीं होती, वो फिर कल दोबारा उभर के सामने आ जाएगी, लेकिन वक्त लगेगा। और इमरान खान साहब को एक लचक का मुजाहरा भी करना चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए पॉलिटिक्स में, और उन्होंने दिखाया है अब जो अपनी क़यादत से दस्तबरदारी की है, और खटक साहब को जो उनको गौहर साहब को बनाया, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, लेकिन लेट्स सी कि इसका नतीजा क्या निकलता है। ठीक है सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, आपने अपना तजिया अपने कहा। सलमान आबिद साहब तजियाकार अपना तजिया दे रहे थे, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपकी मुलाकात हम एक्सप्रेसो हीरो से करवाएंगे जी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 4-0 से शिकस्त दे दी और मलेशिया के शहर कोलंबपुर में खेले जाने वाले इस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में पाकिस्तान के जो अरशद लियाकत हैं, उन्होंने शानदार किस्म की हैट्रिक स्कोर की है, जबकि कप्तान हनान शाहिद ने 32वें मिनट में 1 गोल स्कोर किया। पहले मैच में जी पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स के खिलाफ जारहाना खेल का मुजाहरा करते हुए मैच 3-3 से जो ड्रॉ किया था। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जो फतह के साथ ही पाकिस्तान जूनियर वर्ल्ड कप के अगले मरहले के जो टीम है वो वर्ल्ड कप के अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करने की दौड़ में शामिल हो गई है। कौमी टीम जी इवेंट में अपना आखिरी ग्रुप मैच जो है बेल्जियम के खिलाफ 9 दिसंबर को खेलेगी, यानी कि कल खेलेगी। लेकिन इस वक्त जो खेल के हीरो थे जिन्होंने हैट्रिक किया है वो हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, आई मीन मैच बराबर करना हॉलैंड जैसी टीम के खिलाफ, हराना न्यूजीलैंड को, इट्स नॉट इजी एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। हमारे साथ अरशद लियाकत मौजूद हैं जिन्होंने हैट्रिक स्कोर की। हमने ज़रूरी समझा कि हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएं और उनको मुबारकबाद भी। अरशद, क्या बात है, ज़बरदस्त गेम, ज़बरदस्त वेन्यू के ऊपर बहुत कमाल खेले आप, ये कैसे हो गया अरशद? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमारे जो कोच ने हमें जो प्लान दिया हुआ था, हमने वो प्लान पे पूरा फोकस किया हुआ था और हमारा पहला मैच बहुत ही जो मुश्किल टीम है, नीदरलैंड सबसे बड़ी टीम थी, मतलब टॉप टीमों में उनका नाम शुमार होता है, तो उनके साथ हमारा मैच था, तो वो हमने 3-3 ड्रा किया। तो दूसरा हमारा न्यूजीलैंड के साथ मैच था, तो इससे पहले हम जोर बारों में उनके साथ खेले थे, तो 3-2 हमारा स्कोर रहा था उनके साथ। तो इस बार कोच ने नया कोई प्लान दिया था, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग 4 गोल करेंगे तो टॉप पे रहेंगे अपने पूल में। तो अल्लाह पाक की कोई गैर मदद थी, जिससे जहाँ इजी लगा, जहाँ मैंने डॉज मारना था वहाँ डॉज मारा, जहाँ बॉल देना था वहाँ बॉल दिया। तो अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। 4 गोल किए हैं टीम ने, लेकिन उसमें जो हैट्रिक है वो मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें ज़बरदस्त किस्म के फॉरवर्ड्स की बड़ी ज़रूरत है, जो लोग अटैकिंग हॉकी खेलें, और पाकिस्तान के पास बड़े बेहतरीन नाम इस हवाले से रहे हैं। अरशद, आप किससे इंस्पायर हैं अपनी पोजीशन को लेकर जिस पे आप खेलते हैं, ओवरऑल हॉकी को लेकर? जैसे कि आपको पता है कि मैं कुछ इवेंट पे डिफेंडर भी खेला हूँ, कुछ इवेंट में मिडफील्डर भी खेला हूँ, और यहाँ जो है स्ट्राइकर खिला रहे हैं मेरे जो कोच हैं। ठीक है। तो हमारे जो शकील भाई हैं, शकील अब्बासी हैं, बड़ा नाम है उनका, तो लेफ्ट मिडफील्डर खेलते हैं, तो उनको देखते हुए खेले हैं हम लोग। तो उन्होंने बताया था कि यार आप फोकस करो, आप गोल करोगे, तो इंशाल्लाह मैंने वही फोकस किया हुआ था, जहाँ ट्राई मिली वहाँ एफर्ट किया। जबरदस्त। अरशद, इस वक्त हम अगर चूंकि अब आपको हॉलैंड की नीदरलैंड्स की टीम के खिलाफ खेलने का मौका मिला है, बेहतरीन टीम है दुनिया की, बेल्जियम के साथ हम खेलेंगे, बेहतरीन टीम है दुनिया की इस वक्त। यूरोपियन पूरे ही स्पेन की टीम की बात कर लें, जितनी भी यूरोपियन टीम्स है बेहतरीन हॉकी खेल रही हैं, और उसकी वजह शायद वो कॉन्टेम्प्रेरी टेक्निक्स हैं जो उन टीम्स के अंदर आई हैं। आप चूंकि अब एक इंटरनेशनल वेन्यू पे खेल रहे हो, लेकिन अभी आप जूनियर टीम के अंदर हो, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तानी टीम के अंदर, इस जूनियर टीम के अंदर आपको लगता है कि बहुत अच्छी हैं, और कौन सी शॉर्टकमिंग्स हैं जिन पे काम करके हम मजीद अच्छी हॉकी खेल सकते हैं और अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं हॉकी में, आपको लगता है? हमारा जो कोच है वो रोलैंड ओल्डमैन है, वो सबसे बड़ा मतलब दुनिया का नंबर 1 कोच है। तो उसने हमें अटैकिंग फिलहाल ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो कि गोल स्कोरिंग जो एरियाज हैं उन पे हमें ट्रेनिंग करवा रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा गोल करें। फिर हमारे जो फ्लिकर हैं उन फ्लिकर पे हमें ट्रेनिंग करवा रहे हैं, क्योंकि जितनी यूरोपियन टीमें हैं वो तकरीबन उनके पास जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है। वो तकरीबन 3 से 4 साल हो गए कंटिन्यू मैचेस खेली जा रहे हैं, तो हम लोग मैचेस नहीं खेल रहे हैं। हम लोगों ने जो अभी सीनियर के साथ हमने 1 साल हो गया कंटिन्यू मैचेस खेल रहे हैं, ताकि उससे थोड़ा सा हमें ना मोटिवेट हुए हैं, और इसी वजह से इस जो इवेंट है उसमें थोड़ा सा अच्छा खेल रहे हैं। अगर हम लोगों को ये इवेंट ना मिले होते तो हम लोग इस वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकते थे। लेकिन दैट्स वेरी गुड कि आप लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे अंदाज में यूटिलाइज किया है और आप लोगों ने इसके अच्छा किया है। अच्छा, ये भी आपसे बताया, ऑब्वियसली जैसे आपने खुद कहा कि दीगर यूरोपियन टीम्स की हम बात करें, वहाँ पे उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वो इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स खेल चुके हैं।
आपको क्या लगता है कि आपकी टीम में या ओवरऑल हॉकी के अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं ताकि आप लोग भी उसी लेवल पर आकर, दो कि आप लोगों ने बहुत टफ कंपटीशन दिया है और आपने जीता भी है, तो क्या मजीद आप सजेस्ट करोगे कि आपकी टीम को मजीद किस तरह की सपोर्ट मिले? हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है ना फंडिंग का इशू आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे कैंप नहीं लगते। अब हम लोगों ने पिछले 5 इवेंट हो गए, हमने 5 टूर कर लिए। 5 टूर के हमें कोई डेलीज वगैरह कोई पैसे वगैरह हमें कोई नहीं मिले। हम 5 टूर हो गए लगातार खेली जा रहे हैं, हमें नहीं पता हमारे पैसे आएंगे भी या नहीं। बट हम ये है कि भाई अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सकता है हम अपनी एफर्ट कर रहे हैं। जितनी भी टीम हमारी आई है, हमारी सबसे अच्छी टीम बन के आई है इस वक्त। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि यार जितने भी मैच हों तो हम उसमें अच्छी कारकर्दगी करें। तो अभी नेक्स्ट हमारा क्वालिफाई राउंड है इस वर्ल्ड कप के फौरन बाद, जो कि ओमान में खेला जाएगा। तो उसके लिए भी हमारी जो सीनियर टीम है उसका कैंप लगा हुआ है। तो हम लोगों ने अब यहाँ से पाकिस्तान जाना है और डायरेक्ट जाके कैंप कंटिन्यू। लागत बहुत ही जबरदस्त है, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। इन दी एंड ये बताइए, यूजुअली लोग जब क्रिकेट खेलते हैं ना तो बड़ा मशहूर होने के ख्वाब होते हैं कि क्रिकेट खेलेंगे लोग जानेंगे। हॉकी में ऐसा नहीं होता, लेकिन आप माशाल्लाह हमारे साथ नेशनल टेलीविजन पे हैं, आपको दुनिया देख रही है और अभी बिल्कुल आगाज है आपके करियर का। फील कैसा हो रहा है, घर से कैसा फीडबैक आया, दोस्तों वगैरह से कैसा फीडबैक है? सब ने स्टेटस लगाए हुए थे, कहते हमें बहुत खुशी हुई है कि आपने ना 3 गोल किए। इससे पहले नेदरलैंड के खिलाफ मतलब हम लोग 2-0 से हार रहे थे, तो कोच ने बताया कि यार तुम लोग एफर्ट करो, तुम लोग जीत सकते हो उनसे। तो उसी वक्त ना बॉल एक ट्राई आई है जिसपे अब्दुल रहमान ने टच किया, तो मेरे पास बॉल आई है तो मैंने गोल में कर दिया। जैसे हमने गोल किया ना, एक हमारी टीम में ना थोड़ी सी हुई है कि यार हम दूसरा गोल भी कर सकते हैं। हमने फिर दोबारा एफर्ट किया तो हमें दूसरा गोल भी निकल आया। फिर नेदरलैंड ने तीसरा गोल किया तो हमें टेंशन लगी, यार अब आखिरी क्वार्टर है तो अब ये गोल भी उतारना है और ऊपर भी करना है। तो करते रहे कोशिश, बट वो हमने भी फिर स्ट्रोक पे हमने गोल कर दिया। 3-3 बराबर हो गया। हमने कहा यार पॉइंट ज़ाया आपने किया है और अगले मरहले में इंशाल्लाह चले जाएंगे हम। बेल्जियम के साथ क्या स्कोर रहे तो ठीक रहेगा? हम कोशिश करेंगे कि 2-1 रहे या 3-2 रहे, स्कोर ये रहे, इंशाल्लाह जीतेंगे हम। चलें, थैंक यू वेरी मच ब्रदर, बहुत शुक्रिया, विश यू ऑल द बेस्ट। अरशद लियाकत प्लेयर जिन्होंने 3 गोल किए, पाकिस्तान को जिताया, हमारे साथ मौजूद है, हमारी बेस्ट के साथ हैं, पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक बात करें उन अजीम साइंसदान खवातीन के हवाले से जिन्होंने साइंसी दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, तब्दील करके रख दी। क्या बात हो रही है, देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बात करेंगे ग्रेट माइंड्स की, और ग्रेट माइंड्स में बात करेंगे ख़वातीन की जिन्होंने ऐसी दरियाफ्तें की कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है कायनात के हवाले से वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गया। ऐसी कौन सी ख़वातीन हैं जिनकी दरियाफ्तों ने पूरी की पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ, पूरी की पूरा जो साइंस है वो पूरी उसकी सोच तब्दील हो गई, उसका ज़ाविया निगाह तब्दील हो गया। तो ऐसी ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे। और आपको मालूम है कि आज से 60-70 साल पहले तक ख़वातीन को बराबरी के मौक़े हासिल नहीं थे, चाहे वो वेस्ट था। इवन नासा के दौर में भी कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि वहाँ पे भी नासा के अंदर कलर्ड वाशरूम्स हुआ करते थे और ख़वातीन के हवाले से भी इस तरह तासुब था। उससे पीछे तो आप पूछे ही कुछ नहीं कि तासुब किस कदर ज़्यादा था। आज हम बात करेंगे हेनरिएटा स्वान लेविट की, जो कि एक ऐसा करैक्टर है जो अपने वक्त में भी गुमनाम ही रहा, हम कह सकते हैं, और आज तक भी उनका कोई ज़्यादा नाम नहीं लिया जाता। लेकिन हेनरिएटा जो है ये वो खातून हैं जिन्होंने पूरी की पूरी साइंस का जो ज़ाविया निगाह है और स्पेशली जो कॉस्मोलॉजी के हवाले से या कायनात के हवाले से वो तब्दील करके रख दिया। आज भी लेविट लॉ जो है ये उन्हीं के हवाले से मशहूर है। हेनरिएटा ने हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी में 1895 में काम करना शुरू किया और ये वो वक्त था जिसमें इन लोगों को कहा जाता था हार्वर्ड कंप्यूटर्स या ह्यूमन कंप्यूटर्स कहा जाता था। ये वो लोग थे, यानी ख़वातीन वो काम कर रही थी क्योंकि वो मर्द करने से इनकारी थे। अगर मर्द वो काम करना चाहते या कर रहे होते तो ख़वातीन को ये मौका कभी भी नहीं मिलना था। काम ये कर रही थी कि जो फोटोग्राफिक इमेजेस थे जो स्काई के, वो तमाम जो स्टार्स थे उनके हवाले से उनको क्लासीफाई किया जा रहा था। उनको जो क्लासिफिकेशन थी उनकी वो ये कर रही थी और उन्होंने 1777 जो स्टार्स थे उनकी एक कैटलॉग बनाई। ये जो काम कर रहे होते थे ये बहुत ही मुश्किल यकीनन काम था, लेकिन इसके अंदर हेनरिएटा को एक पैटर्न नज़र आया। वो पैटर्न जो है वो बहुत ही कमाल है। उसने पूरी की पूरी
साइंस को तब्दील किया कॉस्मोलॉजी के हवाले से, क्योंकि उससे पहले हम जो डिस्टेंसेस या फासले मापते थे कॉस्मोलॉजी में वो फ्यू लाइट ईयर्स तक हम माप सकते थे, बट उससे आगे नहीं था। बल्कि यहाँ तक बहस थी उस वक्त के कुछ लोग ये समझते थे कि जितने भी स्काई पे जो ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं नियरली 10,000, तो ये तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये बेसिकली हमारी मिल्की वे का हिस्सा हैं और हमारी ही एक कहकशां है। कुछ लोग जो थे वो ये समझते थे कि नहीं, कुछ स्टार्स जो हैं वो स्टार्स नहीं हैं बल्कि वो पूरी की पूरी कहकशाएँ हैं अलग से। तो ये एक डिबेट थी और उसके बाद जो हेनरिएटा ने दरियाफ्त किया वो बड़ा कमाल चीज़ थी। और उसके बाद ये जो है इस बहस का एक तो खात्मा हुआ और दूसरा हमें मालूम हुआ कि कायनात किस कदर वसी है। इन्होंने किया ये कि मुख्तलिफ जगहों पे इनको ऐसे स्टार्स जो इनको सिफॉइड या जो वेरिएबल स्टार्स कहते हैं, वो जो फ्लिकर करते हैं या उनको कह सकते हैं कि जो पल्सेशन है उनकी पल्सेट करते हैं, उसका जो पैटर्न है वो इन्होंने नोट किया कि जो बहुत ज़्यादा यानी जितना जो भी स्टार है वो जितना ब्राइट होगा उसकी जो फ्लिकरिंग है वो लो होगी और जितना कम ब्राइट होगा उसकी फ्लिकरिंग जो है वो उतनी हाई होगी, यानी जो फ्रीक्वेंसी जो ग्राफ बनेगा उसका वो हाई होगा। सो इससे आइडिया ये होगा कि अगर मिसाल के तौर पे आपको मालूम है कि हम जो दुनिया में जितने भी डिस्टेंसेस या फासले देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमसे कितना दूर है, तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं जिनकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि ये जो फासला है वो जो चीज़ है वो हमसे ज़्यादा दूर है। लेकिन जब आप स्काई को देख रहे होते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा रेफरेंस नहीं होता। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक ऐसा रेफरेंस हमारे हाथ में आ गया कि कोई भी दो स्टार्स हैं और फ्लिकरिंग से मुराद ये है कि वो महीनों पे मुहित हो सकती है, वो दिनों पे मुहित हो सकती है, तो उसको आपने नोट डाउन करना होता है। इसी वजह से ये क्लासीफाई किया करते थे उस वक्त जितनी भी फोटोग्राफिक इमेजेस हैं ये स्काई को, और उनके जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बड़े गौर से देखा करते थे और उसके बाद उसकी फ्लिकरिंग और हर चीज़ को नोट डाउन किया जाता था। इसी जो नोट डाउन करने के दौरान उनको ये पैटर्न नज़र आया और जब उनको ये पैटर्न नज़र आया तो अब हमारे लिए मिसाल के तौर पे हबल ने उसके बाद एडविन हबल ने 1920s में लेविट्स लॉ को ही इस्तेमाल करते हुए जो एंड्रोमेडा का जो कि गैलेक्सी है उसका जो हमारे साथ फासला है वो कोई 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स पे है, उसके अंदर जो सिफाइड या वेरिएबल स्टार है उसकी जो फ्लिकरिंग है एग्जैक्टली उसको नोट करके ये डिस्टेंस जो है वो निकाला गया। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे बिल्कुल एक ही रोशनी देने वाले दो स्टार्स जो हैं वो अगर उनकी फ्लिकरिंग में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस जो है वो उनके फासले की वजह से है, यानी हमसे एक स्टार जो है वो कहीं ज़्यादा फासले पे है और एक ज़रा कम फासले पे है, तो इसमें आपको मालूम है कि जो फ्लिकरिंग है, ये जो पल्सेशन है उसमें फ़र्क आ जाएगा। ये जो फ़र्क था इससे वो फासला नोट किया जाता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट जो है वो कितने ज़्यादा फासले पे। और नॉर्मली हम उससे पहले ये सोचते थे कि कोई भी जो सितारा है जो चीज़ें हमारे नज़दीक होती हैं वो ज़्यादा रोशन होती हैं, जो ज़्यादा दूर होती हैं वो कम रोशन होती हैं। लेकिन जो स्काई है या आसमान है उसमें बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, पूरी गैलेक्सीज हैं, तो वो अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे चली जाएंगी तो वो ऑफकोर्स मध्यम तो हो जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो नज़दीक वाली चीज़ है उससे वो कम रोशन है, वो तो उससे कहीं लाखों गुना बड़ी हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि फासला बहुत ज़्यादा है, ये जो फासलों की मेजरमेंट थी इसके हवाले से जो इनकलाबी कदम है वो हेनरिएटा की वजह से हुआ। और हेनरिएटा जो है इस हवाले से बहुत बड़ा नाम है। ये सिर्फ हेनरिएटा नहीं है, बहुत उस पूरी सदी के अंदर 19वीं जो 20वीं सदी है इसके अंदर कई ऐसी ख़वातीन आई जिन्होंने पूरे का पूरा मंजरनामा चेंज कर लिया। तो हेनरिएटा जो है वो बहुत ही कमाल और अजीम खातून थी और इनकी अजमत के मैं दो हवाले आपको दूंगा। एक हवाला ये था कि उस वक्त की जो ख़वातीन थी उनको टेलीस्कोप इजाज़त नहीं थी इस्तेमाल करने की, वो टेलीस्कोप इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, कितना मुतअस्सिबाना रवैया था लेकिन था। दूसरा ये था कि इनको बहुत कम पे किया जाता था, मर्दों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम पे किया जाता था और बिल्कुल एक मजदूरी की सी एक शक्ल थी और काम भी वो जो कि मर्द नहीं कर रहे तो चले ठीक है फिर अब आप कर लें। इस कदर मुतअस्सिबाना जो शक्ल थी सोसाइटी की उसके अंदर ये जो ख़वातीन थी इन्होंने वो काम किए कि इन्होंने डायरेक्शन और पूरी सिमत तब्दील करके रख दी साइंस की। इनको अप्रिशिएट कीजिए, इन ख़वातीन को सल्यूट कीजिए जिन्होंने ये सारा मंजरनामा, ये सारा इल्मी मंजरनामा तब्दील करके रख दिया। बेटियों की तालीम पर तवज्जो दीजिए, देखते रहिए माइंड मैटर्स।
वेलकम बैक। आपकी मुलाकात अब करवाते हैं हम 7 किलोमीटर तवील कुरान पाक तहरीर करने का इरादा रखने वाले खत्तात अजीम इकबाल साहब से, जिनके हाथ से तहरीर करदा कमोबेश 32 कुरान पाक के नुस्खे मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को पेश किए जा चुके हैं। उनका ये कहना है कि अब तक दुनिया भर में मेरे 700 के करीब फ़न पारे फैल चुके हैं। इस वक्त हमने इस मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए अजीम इकबाल साहब को मदऊ किया। हमने ज़रूरी समझा कि हम खत्ताती के हवाले से और इन कुरान के नुस्खों के हवाले से ज़रूर और इस उनके शौक के हवाले से ज़रूर बात करें। इस वक्त अजीम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अजीम इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। बड़ा ज़बरदस्त काम है आपका और आपका इरादा जो आगे है, जिसको हम अभी पढ़े 7 किलोमीटर तवील जो कुरान पाक तहरीर करने का आप इरादा रखते हैं, आपका जो ये खत्ताती का सफ़र है इसके हवाले से बताएं, कब से आप कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा तलक मियाँ चन्नू के शहर से है। 30 साल पहले मैंने वहाँ से आगाज़ किया। हमारे यहाँ तख्ती का रिवाज था, तो मैंने टाट के ऊपर बैठ के तख्ती लिखी और जो मेरे टीचर थे वो बड़ा पसंद करते थे जब मैं लिखता था। तो ये मुझे लिखने का जो है शुरू से ही अर्ली एज में ही वो खूबसूरती जो लिखता था मैं शुरू से ही मुझे विरसे में मिली। और जब मैं मैट्रिक में पहुँचा तो सातकैन का दौर था, तो टीवी पे हम देखते सातकैन लिखते थे कुरान पाक। तो इस चीज़ ने मुझे बड़ा हौसला दिया। मैं लिखना शुरू किया हार्ड बोर्ड के ऊपर। मेरे वाले साहब एक कारपेंटर थे, तो उनके दुकान पे से मैं लकड़ी के बोर्ड लेता, लकड़ी काट के उसके ऊपर लिखता। तो उन दिनों PNCA की एग्जीबिशन होती थी, तो नेशनल एग्जीबिशन में मेरा ये काम गया जो साइंस के हवाले था। उसके अंदर कायनात की तख्लीक और इंसान की तख्लीक के बारे में मैंने कुरान पाक की आयात को लिखा, तो उसको बड़ी पजीराई मिली। टीवी पे नशर किया गया उस काम को। तो फिर आगाज़ यहाँ से चल पड़ा। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में मेरी एग्जीबिशन चलती गई। तो ये सिलसिला फिर ये यहाँ इख्तिताम होता है कि मेरी वालदा ने ख्वाब देखा है। वो ख्वाब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इदवार है और मैं खतात हूँ। रोज़ा रसूल के अंदर खतात बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और वो मेरा जो काम है लेदर के ऊपर, वो उनको पेश किया जाता है कि ये मेरी वालदा अपना कपड़ा रखती है और उसमें बांध के अंदर भेजती हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से जो एक हुक्म हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से कि इसको कहें कि ऊँट ले जाओ और दुनिया में ये अमन का, मोहब्बत का पैगाम पहुँचाओ। तो मैं वो लेदर पे जो जिन चीज़ों पे कुरान पाक लिखा गया, उन चीज़ों को मैं इस्तेमाल करता हूँ। 6 चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने इस्लामिक आर्ट के अंदर। ठीक है। इस्लामिक आर्ट को तलबा के अंदर या जो नौजवान हैं उनके अंदर लाने के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है, और आपके ख्याल में क्या ये आर्ट जिस हद तक चाहिए उस हद तक है आजकल के नौजवान के अंदर, या आपको लगता है कि इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ जब से सोशल मीडिया ये आया है, तो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा नौजवान, मैं रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में शोबा इस्लामिक आर्ट से मुंसलिक हूँ 25 साल से। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आर्ट है अब ज़्यादा नौजवान नस्ल में वो आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इसका रोशन मुस्तकबिल है। और हमें अगर थोड़ी सी तवज्जो दें इस आर्ट के फ़रोग के लिए कि सिलेबस में, अगर अर्ली एज के सिलेबस में बच्चों में डाल दिया जाए इस्लामिक आर्ट, उसमें ये होगा, एक तो हमारा विरसा जो महफूज होगा, दूसरा ये पैशन है और सब्र आएगा इंसानों में। बच्चों में ये जो जिस तरफ उनकी अग्रेसिवनेस है वो ख़त्म होगी और बच्चे अमन की तरफ और मोहब्बत की तरफ आएंगे। डेफिनेटली। अच्छा, ये जो 7 किलोमीटर तवील कुरान के हवाले से बात भी हम पहले भी की हमने, अब बताइएगा ये कब तक आप इस प्लान को है जो भी आपका इरादा है इसको एग्जीक्यूट करने का? ये दुनिया का तवील कुरान पाक है, इसको हर आयत 1 मीटर पे लिखी जाएगी। 6666 आयात होंगी, 6666 मीटर बनते हैं। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 144 14 दफ़ा आएगा। फिर 90 नेम अल्लाह ताला के जो हैं वो इसमें शामिल किए जाएंगे। तो ये 7000 मीटर ये तवील बनता है, और ये इसको मीटर में कन्वर्ट करते किलोमीटर बनेगा, 7 किलोमीटर होगा। इसमें 57 इस्लामी मालिक के नक्काशी के इसमें जोहर होंगे और इसमें फनपारे शामिल किए जाएंगे। जितने इस्लामी ममालिक की खताती है वो इसमें शामिल की जा रही है, ताकि
हम एक मुतहिद होके इस कुरान पाक को देख सकें। मेरी ये ख्वाहिश है कि जब अगले महीने पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में इसका बाकायदा हम आगाज़ करेंगे। इसकी लिखाई शुरू की हुई है मैंने। पहले पारे को हम ये एक पब्लिकली हम इसको पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर मेरी ये ख्वाहिश है कि मक्का की पहाड़ियों पे इस तवील कुरान पाक को पाकिस्तान की तरफ से एक तोहफा भेजा जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना वक्त चाहिए होगा आपको ये 7 किलोमीटर तवील कुरान पाक तहरीर? ये अभी 3 साल हो गए मुझे काम करते हुए, 2 साल इंशाल्लाह 2 या 3 साल और लगेंगे इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। और आपने जैसा कि कहा कि सोशल मीडिया ने बड़ा हेल्प किया है, जो लोग खत्ताती की तरफ नौजवान आना चाहते हैं, एक तो ये कि बतौर पेशा भी क्या इसको अपनाया जा सकता है या महज शौक की हद तक ही रखना ठीक होगा, और अगर कोई आना चाहता है नहीं मैं तो कुछ तजवीज आप सही कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि नौजवान जो हैं आ रहे हैं वो अपनी अर्निंग भी कमा रहे हैं। मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं वो सीखते भी हैं। कुछ बच्चियां ने उनसे अपना पेज बनाया हुआ है, उस पे वो रीजनेबल प्राइस में अपनी पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, कैलीग्राफी बेचती हैं। मैं समझता हूं कि अगर वो प्रॉपर इस तरफ आते हैं नौजवान तो उनके लिए रोज़गार भी अच्छा है, और प्लस ये है कि हमारा जो कुरान पाक का जो लिखाई का विरसा है वो भी लोगों तक पहुंचता है, लोग इसको बाई करेंगे और प्लस ये होगा कि एक आर्टिस्ट भी खुशहाल होगा। और क्या इस हवाले से अजीम साहब, वैसे तो आर्ट्स काउंसिल का हम जिक्र कर रहे हैं, कुछ हमारे पास इदारे या इंस्टीट्यूट्स भी मौजूद हैं, या आपको ज़रूरत महसूस होती है बतौर खत्तात या आर्टिस्ट के ऐसे इदारे भी आने चाहिए या पहले से हैं? ज़रा इस हवाले से भी बताइए हमें। मैं समझता हूं कि मैं ईरान गया था तो वहां 10,000 आर्ट के इदारे हैं जो बच्चों को सिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि बहुत आर्ट्स काउंसिल्स हैं या कोई प्राइवेट इदारे हैं, छोटे ज्यादा नहीं है। तो अगर इसकी थोड़ी सी गवर्नमेंट तवज्जो दे तो म्यूनिसिपल कमेटी में छोटा सा एक इदारा बना दिया जाए, हर म्यूनिसिपल कमेटी में, जहां वहां मकामी छोटे शहरों में छोटे छोटे खतात मिल जाते हैं जो बच्चों को पढ़ाएं और थोड़ी सी फीस रखें। तो मैं समझता हूं कि म्यूनिसिपल, जैसे तुर्की में हम म्यूनिसिपल कमेटी के साथ मिलके ये लोग नकाशी और पेंटिंग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में थोड़ा सा फंड लगा दिया जाए इनके ऊपर, तो ये भी बहुत जबरदस्त आगे लोग सीख भी सकते हैं, एक्सेल भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। खतात हमारे साथ मौजूद थे जी, इनका इरादा बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला इनको उनके में कामयाब करे और इनसे आपकी मुलाकात करवाइए भी। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से, जिसने नया रिकॉर्ड कायम किया है, बल्कि रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 65,000 पॉइंट्स की सतह भी उबूर कर गया है। कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कल ये इजाफा 800 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड किया गया था। मार्केट 65,196 पॉइंट्स पर इस वक्त मार्केट ट्रेड कर रही है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। इट्स फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कि इसने 65,000 का जो हिस्सा है वो उबूर किया है। हमारे साथ डॉक्टर खाकार नजीब माहिर मईशत मौजूद हैं, उनसे इसका इम्पैक्ट भी पूछते हैं और उनसे ये भी पूछते हैं कि खबर पाकिस्तान की मईशत के लिए फॉर द फ्यूचर कैसे देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक हम हमेशा कहते हैं कि ऑप्टिक्स होते हैं बज़ाहिर तो, लेकिन बड़ा रोल होता है एक मईशत की समत डिटर्मिन करने में कि मईशत किस जानिब जा रही है। ये बहुत आम खबर आ रही है इस वक्त 65,000 से ऊपर हमारा जो 100 इंडेक्स है वो ट्रेड कर रहा है। आप इस खबर को पाकिस्तान की मईशत के लिए कैसे देख रहे हैं? तो देखिए, आप सही कह रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज किसी भी मुल्क का अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव नहीं है ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन द कंट्री, स्टिल ये रिफ्लेक्ट जरूर करता है कि इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट जो है वो कैसा है मुल्क में। और जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं वो शायद ज्यादा एस्ट्यूट होते हैं कंपेयर टू एन एवरेज इन्वेस्टर इन प्रॉपर्टी और गोल्ड। वो हिस्सेस को समझते हैं, वो कंपनीज की वैल्यूएशन को समझते हैं, वो इकोनॉमी से वाकिफ होते हैं, वो इकोनॉमिक सेक्टर्स को समझते हैं। अगर आप ये सब बात सही समझे तो विद द टेल विंड जो क्रिएट हुई जून में, जब पाकिस्तान ने IMF के साथ एग्रीमेंट इंक किया, 30 सितंबर का पहला रिव्यू किया, थोड़ी सी रमक आपको ओवरऑल इंडस्ट्री में दिखाई दी। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तनज़ुली थी वो थोड़ी सी बेहतरी की तरफ गई, एग्रीकल्चर बेहतर आ रहा है। फिर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ रिफॉर्म्स किए जिनमें स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और डी-डॉलराइजेशन है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने ये सब चीजों को ओवरकम कर लिया है, बट इट इज द डायरेक्शन
which in government, which a state sets कि हम सीरियस हैं on measures which take the economy forward. Signaling ही काफी होती है. Actual measures can come, you know, as we move along. So I think इन सब चीजों को आप put together करें. चीप मार्केट थी, हिस्से सस्ते थे, एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई दे रही थी, लोगों ने इन्वेस्ट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमारे साथ डॉक्टर फारूक सलीम साहब भी मौजूद हैं, आप भी मईशत के माहिर हैं, उनकी भी जरा मैं राय जरूर चाहूंगा। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने भी ज्वाइन किया। एज डॉक्टर खाकान सेड कि हम ये तो नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पर एक जो स्टॉक एक्सचेंज है वो मुकम्मल पिक्चर इकोनॉमी की दिखाती है, लेकिन कुछ हद तक एक मस्बत पिक्चर जरूर दिखाती है और कुछ मेजर्स का भी जिक्र किया। क्या आप भी इन्हीं मेजर्स को इसकी बुनियाद समझते हैं और क्या ये सिलसिला आपको मजीद आगे बढ़ता नजर आता है जो सरमायाकारों का एतमाद है इस नफसियाती हद की अबूर किए जाने के बाद? जी, मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे लेके बढ़ता हूँ। मोस्टली एग्री जो भी उन्होंने कुछ कहा है। एक मुझे जो मुनफरिद चीज नजर आई है नवंबर के महीने के अंदर, वो थी कि जिसको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि बैरूनी सरमायाकार आए हैं, उन्होंने $35 मिलियन उस एक महीने के अंदर हमारी स्टॉक मार्केट में डाला है। और ये पिछले 7 या 8 साल का रिकॉर्ड है। कभी भी एक महीने के अंदर बैरूनी सरमायाकारों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इतनी बड़ी रकम नहीं डाली। अब हम पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तो गैस के बिल और बिजली के बिलों के अंदर जो है वो फंसे रहते हैं, लेकिन जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो शायद देख रहे हैं कि पाकिस्तान का तजारती खसारा जो है वो कोई $10 बिलियन पे आ गया है, जो फॉरेन रिपेट्रिएशन के ऊपर रुकावट लगी हुई थी वो खत्म हो गई है। FBR ने हद से ज्यादा जो है वो टैक्सेस इकट्ठे कर लिए हैं। पाकिस्तान GCC की तरफ एक फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट करने चला है और फिर शरह सूद जिस तेजी से बढ़ रही थी उस तेजी से बढ़ना बंद हो गई है और अब तवक्को ये की जा रही है कि शायद शरह सूद जो है वो स्टेट बैंक नीचे लेके आएगा और शरह सूद का जो है वो स्टॉक मार्केट से एक बिल्कुल जो है वो गहरा ताल्लुक होता है। जैसे जैसे शरह सूद चढ़ती है दुनिया भर में हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट जो है वो गिरना शुरू। राइट डॉक्टर साहब, तो एक रिवर्स रिलेशन। ठीक है, ठीक है। आप दोनों साहिबान का, डॉक्टर फारूक सलीम, डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर मईशत, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस आम मौजू पे अपना तबसरा हमारे सामने रख रहे थे। दोनों माहिरीन मईशत ने इसको एक मस्बत ट्रेंड करार दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि ये मजीद बेहतरी की जानिब जाएगा, पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरी की खबरें लाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफैरा फैज आज हमें दिखा रही है अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सजा फिल्म मेला के हवाले से। क्या है इस फिल्म मेले में, देखते हैं। दुनिया भर में एंटरटेनमेंट की तरफ जो रुझान है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, जो कि एक खुश आइन बात है। आज इस वक्त मैं अलहमरा आर्ट काउंसिल में मौजूद हूँ, जहाँ पर फिल्म्स का इनाकाद किया गया है। तो आइए चलते हैं, फिल्म्स का आपको विजिट कराते हैं और यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज मौजूद हैं उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेरी वेल, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अभी जो अंदर पैनल डिस्कशन हो रही थी, मैं उसका हिस्सा थी, मैं सुन भी रही थी। वहाँ पे बात हो रही थी स्ट्रॉन्ग औरत के कैरेक्टर की, मेन लीड की। तो आपकी नज़र में स्ट्रॉन्ग औरत क्या है बेसिकली? आई थिंक जो अपनी दिल की सुने और अपनी लाइफ फुल टर्म्स में जिए और कोई भी बाउंड्रीज इनहिबिशंस उसे केज नहीं करें, वो स्ट्रॉन्ग औरत है। आपका अगर मैं पूछूं कोई एक ड्रीम कैरेक्टर जो आप फ्यूचर में प्ले करना चाहती हैं? मुझे मैडम नूरजहां की बायोपिक पे मैडम नूरजहां प्ले करना है। ड्रामा इंडस्ट्री के जितने लोग हैं या ड्रामा इंडस्ट्री इटसेल्फ वो एजुकेट करने के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये आपकी अपब्रिंगिंग है, आपकी एजुकेशन है, अगर वो फेल हो गई है तो ये सब कुछ भी नहीं और कर वो पार्ट प्ले कर सकती है। मतलब ये हमारी जॉब नहीं है एजुकेट एक सर्टेन लेवल पे। एग्जैक्टली, अननोइंगली, मेटाफोरिकली, कुछ सिंबल से, कुछ चीज़ों से अगर आप मिसाल सेट कर सकते हैं जो कि ह्यूमन स्टोरीज सेट करती हैं तो वाई नॉट। लेकिन आप ये कह दें कि आप ये दर्सगाह है और यहीं से सीख के आगे अच्छाई करेंगे तो आई थिंक वो इट्स टू मच ऑफ अ प्रेशर एट एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बेसिकली। आपकी नज़र में कितना इम्पोर्टेंट है औरत का रोल? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एंड इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू प्रोवाइड देम सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट्स। हीरा, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है शॉर्ट मूवीज़ का और सीरीज़ का, इसको आप किस तरह से देखते हैं?
आई थिंक बननी चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनली भी OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत अच्छा कंटेंट बनता है, और जब हम TV पे जाते हैं या सिनेमा पे जाते हैं, देयर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। राबिया, अभी डिस्कशन में हम डिस्कस कर रहे थे कि ड्रामा इंडस्ट्री में फीमेल्स को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे अभी ये ट्रेंड सेट नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है, और क्या नियर फ्यूचर हम ये चीज़ देखेंगे? जैसे अगर हम बॉलीवुड की बात करें या हॉलीवुड की बात करें, तो वहाँ पे फीमेल कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि पूरी मूवी उस एक कैरेक्टर के गिर्द रिवॉल्व करती है। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ फिल्म्स बनती कहाँ हैं इतनी कि हम कंपैरिजन भी करें ड्रामास, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ भी हैं ड्रामास में। ऐसा नहीं है खाली मैं क्योंकि पाकिस्तानी हूँ और मैं अपने ड्रामास की बात कर रही हूँ, तारीफ़ कर रही हूँ, नहीं, अक्रॉस द बॉर्डर भी हमारे ड्रामास के बारे में बात की जाती है। तो हमारी स्पेशलिटी है उसमें, और उसमें हमने बड़ा काम किया है। जो मैंने ख़वातीन देखी हैं, मैंने वहाँ भी देखी हैं सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरती के लिए उनको रखा गया फिल्म में, या मैक्सिमम दे विल ओनली टॉक अबाउट लव। खातून को सिर्फ और सिर्फ एक प्यार मोहब्बत के लिए एक चीज़ बना कर रख दिया गया पूरी फिल्म में। मुझे अभी भी लगता है कि बाहर की इंडस्ट्री में, बाहर की इंडस्ट्रीज़ में एक्चुअली अभी भी मर्द का ही कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सीमी आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपा, आपकी मूवी जो आ रही है उसका हमने उसकी एक झलक देखी है। तो उम्रो अयार एक ऐसा कैरेक्टर है जो कहीं ना कहीं हमें अपने बड़ों की याद दिलाता है, जो उन्होंने कहानियाँ हमें सुनाई हैं। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपकी उम्रो अयार के कैरेक्टर से, इस कहानी से कौन सी याद जुड़ी है बचपन की? मैं तो अपने बच्चों को, मैं नहीं, मेरे मियाँ बचपन से उम्रो अयार की कहानियाँ दोनों बच्चों को सुनाते रहे। सो हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं अमीर हमज़ा की जर्नी से। ठीक है। सो हमारे लिए नई बात नहीं थी, लेकिन उसको मॉडर्न 21st सेंचुरी में एक विजुअल देना, ये असफर का कमाल है। ये प्रोडक्शन VR चिली प्रोडक्शंस, जिसमें हुमा और जुबैर हैं, उनका कमाल है, एक्टर्स का कमाल है। सो इंतज़ार फरमाइए, आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, इस मूवी के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी ऑडियंस को, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को, जो अब शायद उस तरह की जो लोक कहानियाँ थी उनसे उस तरह से कनेक्टेड नहीं है? हाँ, मैं कहना चाहूँगी, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी सकाफ़त के वर्के खोलें, किताबें पढ़ें, अपनी हिस्ट्री देखें, अपने इर्द गिर्द देखें और फिर कहानियाँ बनाएं। थैंक यू सो मच। आप जीती रहें, खुश रहें। उम्रो अयार की कहानी के ऊपर मैं आज आपसे बात करना चाहूँगी। उसकी हमने झलक देखी है, तो मुझे ये बताएं कि आपकी बचपन की क्या याद जुड़ी है इस कैरेक्टर से? देखिए जी, मैं एक ऐसी जनरेशन से हूँ जहाँ हमारे पास iPads वगैरह नहीं होते थे, तो हर रात को सोने से पहले मेरे वालिद साहब ये किताब निकालते थे और हमें इसका 1 या 2 किस्से सुना देते थे। अच्छा। और जिस तरह अगर आपको पता हो, इसके 1 या 2 किस्से नहीं है, इसके बहुत सारे किस्से हैं। तो एज अ चाइल्ड यू पिक योर फेवरेट्स कि अच्छा मुझे इसकी कहानी सुननी है सबील के बारे में, या मैंने तीर कमान वाली कहानी सुननी है, तो वो फिर आपकी एक एसोसिएशन बन जाती है। तो व्हेन आई वाज ऑफर्ड दिस फिल्म, दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम टू मी कि आई विल बी डूइंग समथिंग दैट इज कनेक्टेड टू माय चाइल्डहुड। नाज़रीन, हम जिस सोसाइटी में आजकल जी रहे हैं वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हम बहुत से प्रेशर्स के अंडर हैं, जिसमें इन्फ्लेशन है, जिसमें इकोनॉमिकल प्रेशर्स हैं, जिसमें सोसाइटी के प्रेशर्स हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के माहौल में जो ये इवेंट है वो काफ़ी एक अच्छा इकदाम है, और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि ये माहौल को, ये हमारी मेंटल स्टेट को थोड़ा सा लाइटर नोट पे ले जाते हैं, और एक अच्छी गैदरिंग जो है वो इस तरह के इवेंट से बनती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम बात कर लेते हैं कुछ गजा की सूरत हाल के हवाले से, जहां इस वक्त भी इसराइल के बदतरीन हमले जारी हैं। मुसलसल वॉर क्राइम्स कमिट कर रही है इसराइली आर्मी, और इसराइली फोर्सेस खान यूनुस और जबालिया समेत दूसरे इलाकों में शदीद बमबारी कर रही हैं। इसराइली फ़ौज ने 2 माह के दौरान गजा पर 10,000 फ़ज़ाई हमले करने का इतराफ़ किया है, और इन हमलों में मज़ीद तेज़ी लाने का भी ऐलान किया है। दूसरी जानिब जो अक़वाम मुत्तहिदा है, उसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने
गजा में जंगबंदी के लिए आर्टिकल 99 का सहारा लेते हुए सलामती कौंसिल को लिखे गए खत में कहा है कि सलामती कौंसिल गजा में जंगबंदी पर जोर दे। गजा की सूरत हाल जिस जानिब बढ़ रही है वहां से कोई वापसी नहीं है, ऐसा भी कहा सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने। उनके मुताबिक उन्होंने अपने दौर में पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर का ये जो आर्टिकल 99 है इसका इस्तेमाल किया है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुलाकात के दौरान रूसी सदर पुतिन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में जारी इस्राइली हमलों को रोकने की जरूरत पर जोर दिया। दूसरी जानिब हमास और इसराइली फौज के सामने इस वक्त इनके दरमियान शदीद जंग चल रही है। हमास मज़ाहमत कर रही है। 3 मजीद इसराइली फौजी हलाक किए गए हैं। जो वेस्ट बैंक है यहाँ पे इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरा भी हुआ है। बट सिंस आई स्टार्टेड विद द वॉर क्राइम्स, एक फुटेज आई जिसने दिल दहला के रख दिया। इस शदीद सर्दी के अंदर फलस्तीनी बूढ़ों, बच्चों और मर्दों को बगैर कपड़ों के, तकरीबन बगैर कपड़ों के सड़कों के ऊपर बिठा दिया गया, ट्रकों में लाद कर ले जाया गया। और जहाँ तक डेथ टोल की बात है तो वो तो मुसलसल बढ़ ही रहा है यहाँ। बिल्कुल, और इसके साथ साथ जो मनाजिर हम देख रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। जो अब जुल्म और बर्बरियत इसराइल इस वक्त फलस्तीनियों के ऊपर कर रहा है, हम हैरान हैं और परेशान भी है कि पूरी दुनिया किस तरह से खामोश तमाशाई बने इन तमाम मनाजिर को देख रही है। हमारे साथ अब्दुल सत्तार साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अब्दुल सत्तार साहब, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के और इस वक्त बहुत कंटिन्यूसली हमारे साथ हमारे शो का हिस्सा बनते रहते हैं। इसराइल की जो मौजूदा सूरत हाल है, अब ये जो वॉर क्राइम की जो इमरान ने बात की अब्दुल सत्तार साहब, और इसके साथ साथ हम दीगर मनाजिर और जो हम इसराइल की जानिब से देख रहे हैं, इसकी जैसे हमने कहा कि कोई हद नजर नहीं आ रही खत्म होती हुई, जिस तरह से ये जुल्म और जो कह ले बर्बरियत की जा रही है फलस्तीनियों के ऊपर, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें जी, बहुत सारे फलस्तीनी जो लिखारी हैं, दानिश्वर हैं, वो इसको इक्वेट कर रहे हैं नकबा जो 1948 में हुआ था, जब मुख्तलिफ फ़लस्तीन के इलाकों पर यहूदी आबादकारों ने हमले किए थे और उनको मजबूर किया था वहाँ से निकलने के बाद। उसी दौरान अरब इसराइली जंग भी हुई जिसमें मुख्तलिफ अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों की हिफाजत करने की कोशिश की। और उस नकबा में जिसमें बड़े पैमाने पे फ़लस्तीनियों की ज़मीनें चोरी की गईं, उन पर कब्ज़ा किया गया, उनको बेदखल किया गया, हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनियों को शहीद भी किया गया। कुछ अंदाजे के मुताबिक 15,000 लोग शहीद हुए उसमें। और अभी जो मौजूदा गजा में सूरत हाल है, इसमें 17,177 के करीब हमास के जो ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि अफराद शहीद हो चुके हैं। मज़ीद तकरीबन 1.8 मिलियन के करीब, 18 लाख के करीब लोग डिस्प्लेस हैं। पहले शुमाली गजा में इसराइल ने बहुत ही ख़तरनाक बम्बार्टमेंट की और अब वो जनूबी गजा में भी वही बम्बार्टमेंट कर रहा है। और एक सीनियर UN के ऑफिशियल ने भी ये कहा है कि अब इवन जनूबी गजा में भी कोई सेफ जगह नहीं है। तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि इसराइल का ये इरादा है कि वो इनको बिल्कुल इजिप्ट के बॉर्डर तक धकेल दे और फिर इन इलाकों पे कब्जा कर ले, जो यकीनन बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी होगी। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जो इसराइल ने सेटलमेंट बनाई हैं, गजा में बनाई हैं, वेस्ट बैंक पे बनाई हैं, और नेचुरली अब वो गजा में अगर लैंड ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर भी फिर उनका इरादा होगा कि जो उन्होंने माजी में यहूदी सेटलमेंट ख़त्म की थी उनको दोबारा से आबाद किया जाए। तो बज़ाहिर नहीं लगता कि इसराइल का कोई इरादा है कि किसी भी तरह की जंगबंदी की जाए। सऊदी मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन UN सिक्योरिटी काउंसिल में 9 मेंबर्स आपको चाहिए, जो परमानेंट और नॉन परमानेंट, और 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं ये शर्त है कि उनमें से उसकी कोई मुखालफत ना करे। अगर उसने मुखालफत की तो वो करारदाद वहीं पर किल हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो बज़ाहिर नजर नहीं आता, और अमेरिका ने भी यही इसराइल को इशारा दिया है। अमेरिका के एक सीनियर ऑफिशियल ने ये कहा है कि हमने इसराइल को कोई डेडलाइन नहीं दी कि वो जनूबी गजा में कब इन हमलों को रोके, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लेजिटिमेट टारगेट हैं। मसलन उनका कहना है कि हमास के बहुत सारे अभी भी लीडर्स और कारकुनान हैं। तो ये हैरत की बात है कि 17,000 से ज्यादा अफराद शहीद किए जा चुके हैं, और उसमें शायद सैकड़ों या दर्जनों की तादाद में अगर हमास के फाइटर हुए तो होंगे। ज्यादातर आम सिविलियंस हैं, 7,000 इसमें बच्चे हैं, एक बड़ी तादाद। सरदार साहब, ये जो इसराइली दरअंदाजी है वो यहाँ तक रुक नहीं रही है, वो लबनान जैसे सॉवरेन ममालिक को भी जो
नेतन्याहू हैं वो थ्रेट करने पे आ गए हैं और बैरूत को भी वो गजा बनाने की धमकी दे रहे हैं। आई मीन न सिर्फ कि वो गजा के अपने हमलों के ऊपर नादिम नहीं हैं जो वॉर क्राइम्स वो कर रहे हैं, दूसरी जानिब वो दूसरे ममालिक को भी धमकियां दे रहे हैं हिजबुल्लाह के अटैक्स के बाद। और एक और बड़ा कल एक जो अदादो शुमार जारी किए गए, 2 के ममालिक का नाम नहीं लिया गया, कोई 200 के करीब जो ट्रक्स हैं उनके बारे में इसराइली हुकाम ने बताया कि मुख्तलिफ ममालिक से उनको मदद मिली है और नाम नहीं बताए गए। हो सकता है कुछ ऐसे ममालिक के भी नाम आए जो हमारे लिए बड़े हैरान कुन हो। इस पे आप क्या कहते हैं? दुनिया इसराइल को सपोर्ट कर रही है गजा में बच्चों को शहीद करने के लिए और जेनोसाइड करने के लिए? जी, सबसे बड़ी बात तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि खुद अमेरिका ने बम्बार तैयारे और दूसरी चीज़ें मुसलसल वो हथियार दे रहे हैं, मजीद बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो इमदाद इसराइल को देने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका ये जो हक है राइट टू डिफेंड के, इसराइल का ये हक है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। हालांकि बैनुल अक़वामी क़वानीन में ये है कि एक ऑक्युपायर जो होता है, जो गासिब होता है, जिसने किसी दूसरी टेरिटरी पे कब्जा किया हुआ होता है, उसको राइट टू डिफेंड नहीं है, क्योंकि वो तो खुद जा रहे हैं, उसने तो खुद किसी और मुल्क पर कब्जा किया है। जिस तरह इसराइल के बारे में ख्याल किया जाता है कि उसने अरब इलाकों पर कब्जा किया है। यही वजह है कि बहुत सारे अरब राइटर जैसे रफात अल हरीद जिसको मार भी उसने जो है इसको जो हमास के हमले को जो वारसा के गेटों की अपराइजिंग थी उससे तजबीदी, जिस पे बहुत शोर भी हुआ पूरी दुनिया में, बीबीसी को भी सख्त सवालात का सामना करना पड़ा जब उन्होंने उसके ये तासुरात को अवाम तक पहुंचाया। तो वारसा में जो गेटोज में जब यहूदियों को बंद किया हुआ था चारों तरफ से, तो उनको किसी तरह हथियार मिल गए और उन्होंने जो जर्मन ऑक्युपाइंग फोर्सेस थी नाजियों की, उनके खिलाफ बगावत की और उनको मारा। तो बहुत सारे फलस्तीनियों ने 7 अक्टूबर के हमलों को उससे तशबीह दी, लेकिन बहरहाल उस 7 अक्टूबर के हमले में भी आम शहरी, चाहे वो इसराइली हो चाहे वो फलस्तीनी हो, बैनुल अक़वामी क़वानीन में आम शहरियों पे हमला जो है होना चाहिए। ये आर्टिकल 99 किस हद तक हेल्प करेगा इस सिचुएशन में? द आर्टिकल व्हिच इज यूज्ड बाय द सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं उसमें वेस्टर्न कंट्रीज का और यूनाइटेड स्टेट का एक बड़ा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होता है। यूनाइटेड नेशन का भी जो पैसा मिलता है यूनाइटेड नेशन को, उसमें भी वेस्टर्न कंट्रीज, जापान, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। सारे बड़े जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आप समझ लें मगरबी दुनिया में हैं, कोई पेरिस में है, कोई लंदन में है, कोई ऑस्ट्रिया में है, कोई जेनेवा में है, कोई कई न्यूयॉर्क, इसमें अमेरिका में खुद मौजूद हैं। तो जब तक सुपर पावर सारे इस पर इत्तफाक नहीं करते, बड़ा मुश्किल है कि इसमें कोई ब्रेक थ्रू हो सके। मेरे ख्याल से शायद उम्मीद सिर्फ यही है कि अमेरिका और दूसरे इलाकों में बड़े पैमाने पे अवामी मज़ाहमत हो और मुख्तलिफ मुजाहिरे। इसके अलावा आप शुरू से यही बात करें और मुझे लगता है कि बिल्कुल इसके अलावा हल कोई नहीं, क्योंकि एन एम्प्लॉय कैन नॉट चैलेंज इट्स एम्प्लॉयर। इन केस ऑफ यूनाइटेड नेशंस में कह रहा हूँ कि जो लोग उसको फीड करते हैं वो कैसे उसको चैलेंज कर सकता है। बिल्कुल ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और इस अहम मौजू के ऊपर हमसे बात की। हम दुआ कर सकते हैं, दुआ करनी चाहिए। आज जुम्मतुल मुबारक है, गजा के हमारे बहन भाइयों की अल्लाह मुश्किलें आसान करें, उनकी गैब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद फरमाए और सिचुएशन से निकलें। हम जो गलतियां की हैं उसका खमियाजा मजीद ये बच्चे, औरतें, बुजुर्ग ना भुगतें। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने जिन्होंने वो कर दिखाया जो ऑस्ट्रेलिया और भारत भी नहीं कर पाया और न्यूजीलैंड को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर कीवीज के खिलाफ पहली मर्तबा T20 सीरीज जीत ली है। कौमी टीम थी वाहिद एशियाई टीम है जिसने न्यूजीलैंड को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर सीरीज जीती है और कौमी टीम के पास न्यूजीलैंड को होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश करने का सुनहरी मौका भी है। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच जो है 9 दिसंबर यानी कल खेला जाएगा। इसी में बात करेंगे क्योंकि हमारी जो विमेन टीम है बड़ा जबरदस्त जो कह रहे परफॉर्म कर रही है और अगले मैच के लिए भी तैयार है। हमारे साथ नतालिया परवेज मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच नतालिया, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताएं कि न्यूजीलैंड को सीरीज में शिकस्त देना एक बड़े अरसे के बाद खवातीन ने बड़ी टीम के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्या कहेंगी? बहुत बड़ी टीम थी, इसे हराना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उनके घर आके उन्हें हराना और नंबर 3 वर्ल्ड की थी और हम एशिया में पहली टीम है, उनके घर आके उन्हें जो हरा रही है तो हमारे लिए बहुत खुशहाल बात है।
जबरदस्त है, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है। सीरीज के लिए कितनी तैयारी थी आयमन, इतनी बड़ी टीम के खिलाफ आप लोग जा रहे थे, तो अगर मैं कहूं कि माइंडसेट क्या था, क्या सोचा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसे जाना है, कैसे हराना है, तो इस हवाले से हमें बताइए थोड़ा सा। पहले हम ट्रेनिंग उसी के मुताबिक करते हैं जहां हमारी सीरीज़ होती है, और हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। और जो यहाँ 2 मैचेस हुए हैं उनसे हमें आइडिया हो गया है कि बॉल कहाँ करनी है, बैटिंग में कैसे करना है, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत बेस्ट थी और जो हमें हेल्प कर रही है अब। That's amazing। अच्छा, न्यूजीलैंड जैसी स्ट्रॉन्ग टीम की, जैसे आपने खुद भी बात की, उनके घर में हराना, फ्यूचर में हमारी जो टीम है उसको कितना उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बेहतर होगा? जिस तरह हमने साउथ अफ्रीका को होम सीरीज़ में हराया था, इस तरह हमने न्यूजीलैंड को भी हरा के हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और अब इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे जितना भी बड़ी टीम होगी और हम उन्हें टफ टाइम दे सकते हैं, उम्मीद है। वैसे तो सबका ही रोल होता है, इट्स अ टीम एफर्ट ऑलवेज जब भी टीम जीतती है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इस जीत का कोई स्पेसिफिक क्रेडिट किसी को देना चाहें तो आप किसको देंगी, और किसका रोल आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती हैं? आई मीन किसके बगैर शायद ये पॉसिबल ना होता, इफ स्पेसिफाई करना पड़े। टीम गेम है तो पूरी टीम को क्रेडिट जाता है। वैसे अगर अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस देखी जाए तो निदा, आलिया, बिस्मा, मुनीबा और फातिमा, इन लोगों ने और डियाना ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इन्हें क्रेडिट जाता है। और कोचेस ने जो हमारी हेल्प की है, हमें गाइड किया है हाउ टू प्ले, और इनका कंडीशन में बताया कि कैसे खेलना है, तो इन सबको क्रेडिट जाता है। जबरदस्त, सबकी एफर्ट है डेफिनेटली। कल आपका 9 दिसंबर को आखिरी मैच है, वाइट वॉश का एक बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के पास। जी, हम सीरीज तो जीत चुके हैं, मगर हम चाहेंगे कल तीसरा मैच है उसे भी विन करें, ताकि आगे जो ओडीआई की सीरीज आ रही है उसके लिए मोमेंटम अच्छा रहे और टीम का कॉन्फिडेंस बाहर रहे। अच्छा, आखिरी मैच के लिए क्या स्ट्रैटेजी है ये भी बताएं नतालिया। हम सिंपल जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बॉल, इसी तरह जाएंगे और सिंपल प्लान से जाएंगे, और ऑन द डे होगा, बाकी अल्लाह के हाथ। अच्छा, चलें, और फ्यूचर प्लान्स के लिए हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज प्लान है, इसके अलावा किस किस टीम के साथ मैचेस हैं और आपके क्या प्लान्स हैं, क्या इरादे हैं? जी, आने वाले वक्त में हमारे एग्जीबिशन मैचेस हैं जिनमें ओवरसीज वॉरियर्स प्लेयर्स भी आएंगे और उनके साथ हमें एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलेगा और वो काफ़ी हेल्प आउट होगा। और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में उनके साथ हमारी सीरीज़ हैं, तो उसके बाद इंग्लैंड जाएंगे हम लोग सीरीज खेलने, तो होपफुली रिजल्ट हमारे हक में बेहतर होंगे क्योंकि टीम अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। गुड लक फॉर द मैच नतालिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। नतालिया परवेज हमारे साथ मौजूद थी। हम उम्मीद करते हैं कि वाइट वॉश कर दे हमारी ये खवातीन की जो टीम है, और गुड लक, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू, दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। भाई कितने अशार हम पढ़े, हम बात कर रहे हैं नन अदर देन वन एंड ओनली नासिर रज़ा काज़मी साहब की, बेहतरीन शायर, मुफक्किर, सहाफ़ी। उनका आज 98 बर्थडे मनाया जा रहा है, 98वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। नासिर रज़ा काज़मी 8 दिसंबर 1925 को अम्बाला भारत में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के वक्त हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। नासिर काज़मी को उनके खूबसूरत इस्तारों और जैसा कि मैंने बताया छोटी बहर में गज़लें कहने में कमाल हासिल था और इसी वजह से उनको जाना जाता था। काज़मी साहब का जो पहला शेरी मजमूआ था बर्क 1954 में शाया हुआ और दीगर कई मजमूए उनकी वफ़ात के बाद शाये हुए। नासिर काज़मी की लिखी एक मशहूर गज़ल गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, जब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने गाई, दुनिया भर में धूम मचा दी। नासिर काज़मी साहब 98वां उनका यौम पैदाइश, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, बेहतरीन शायर थे। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, हम कारवां सराय के हवाले से आपको बताएं हमारा शो जो कि आप इतवार की शाम 8:05 पे देखते हैं मुस्तसर हुसैन तारड़ साहब के साथ, और मंटो सीरीज़ चल रही है, मंटो की साहबजादियों के हवाले से बात हो रही है, आपको दिखाते हैं। हमारे भी सबके बच्चों को, इसकी बेटी को भी, सबको लेकर ऐसे बच्चे समझते कि पिकनिक पे जा रहे हैं। कहाँ पे? अबदन की कब्र पर मियानी साहब। और वो फिर जाके वहाँ पर कानों में ढूंढते थे कि कान किधर है, फिर कान के अंदर जाके बातें करनी। नहीं, यहाँ पे हाँ जी, मियानी साहब, अब्बाजान की कब्र। अच्छा, तो वो जाते थे बच्चे और वो जाके हाँ जी अपने विजुअलाइज करते नाने का, हाँ जी नाने का ना वो कि नाना के कहाँ पे कान कहाँ, हाँ जी कान कहाँ, तो उनके कान में जाके बात करनी, कोई पता नहीं क्या करते होंगे, अल्लाह जानता है बेहतर। अच्छा, आपने ये जो ग्रीन बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव पहना हुआ है, मुझे तो नजर ही कम आता है ना जी, लेकिन यहाँ पे नोट किया गया कि इसके ऊपर मंटो साहब का नाम लिखा हुआ है। जी जी, उनकी तहरीर के अल्फाज। तो ये उनका अफसाना है कोई? नहीं, पूरा नहीं है, पूरा नहीं होगा, कुछ कुछ जुमले के एक्सेप्ट्स लिए हुए हैं
अच्छा। और वो लिखेंगे, जैसे लिखा है नीम के पत्ते कड़वे सही मगर खून तो साफ करते हैं। अच्छा, अफसोसनाक बात नहीं कि पाकिस्तान में कोई लाइब्रेरी मंटो साहब के नाम, कोई स्कूल उनके नाम के नहीं, जबकि कोई पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि मुख्तलिफ जो हमारे माशाल्लाह साहिब इक़्तिदार रहे, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, को 250 मुख्तलिफ अदारे जिनमें स्कूल भी हैं, लाइब्रेरियाँ भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, जो उन्होंने अपने पल्ले से नहीं बनवाए, वो हमारे टैक्सों से बने हुए, लेकिन उनके नाम रखे गए उनके लिए। तो मंटो साहब के नाम के ऊपर कोई एक चीज़ नहीं कि फिक्शन राइट। मंटो के हवाले से बात हो रही है, उनकी साहबजादियों से इतवार की रात 8:05 पे आप एक्सप्रेस पे देख सकेंगे। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और हम आपसे इजाजत लेंगे मंडे तक के लिए, लेकिन जाते जाते हमारे पास देसी फूड है और सुहेब लाला आज एक नए अंदाज में आपको सादे हलवा पूरी से नाश्ता करवा रहे हैं। वैसे मैं पर्सनली बताऊं, बहुत जबरदस्त हलवा पूरी आप देखिए। हम आपसे इंशाल्लाह और मंडे मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेसो के फूड सेगमेंट के साथ मैं हूं सुहेब लाला और आज नाश्ता करने का मूड हुआ है। लाहौर में हो और आप नाश्ता ना करें कैसे हो सकता है, और लाहौर के नाश्तों में सबसे टॉप पर है हलवा पूड़ी। हलवा पूड़ी तो आपने बहुत जगह से खाई होगी, लेकिन इस हलवा पूड़ी की कुछ खास ही बात है। ऐसा क्या है इस हलवा पूड़ी में, आइए चेक करते हैं। जी हमारे साथ हैं सादिक हलवा पूड़ी के ओनर हाफिज जमशेद साहब। इनसे हम थोड़ा पूछेंगे कि इनकी हलवा पूड़ी में ऐसी क्या खास बात है, कुछ इंग्रेडिएंट्स पूछेंगे इनसे कि इनकी हलवा पूड़ी दूसरी हलवा पूड़ी से मुख्तलिफ क्यों है। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, क्या हाल है आपका? जी कैसे हैं, अल्लाह का फजल, आप सुनाएं। अच्छा हाफिज साहब, मुझे बताएं कि आपकी हलवा पूड़ी में ऐसा क्या है मुख्तलिफ जो बाकी हलवा पूड़ियों में नहीं है? हाँ, हमारी हलवा पूड़ी में ये बात है सबसे पहले कि हमारी अल्लाह ताला के फजल से अच्छी नीयत, दूसरे हम हर चीज़ जेन्युइन इस्तेमाल करते हैं, घी देसी इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करते हैं कि हर चीज़ आला से आला इस्तेमाल करें। और तो आप जो देसी घी आप खुद बनाते हैं या फिर अब खुद ही बनाते हैं? ठीक है, आप हमें थोड़ी सादिक हलवा पूड़ी की तारीख के बारे में बता सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में कि ये कब से चल रहा है? ये कमोबेश 2 सदियों से। अच्छा, 5वीं 6ठी नस्ल आगे शुरू होने वाली है, 5वीं 6ठी, तो इतना अर्सा हम इस काम के हम मुजद बानी हम हैं। ये इब्तिदा ही अमृतसर से हमने शुरू की थी इस काम की। अच्छा, आप कोई नहीं करता था, ठीक है, इससे पहले कोई नहीं करता था, हमारे अबाओ अजदाद ने शुरू की थी। सिर्फ हलवा पूड़ी पे आप ज़्यादा है या बाकी चीज़ें भी आपका उसी अमृतसर से ही चलती आ रही हैं या फिर यहाँ आके आपने शुरू की हैं? नहीं, ये हमारा जो सारा जो भी है ना उधर से ही शुरू हुआ है। सिर्फ एक चिकन जो है ना, चिकन का तलमा वो इधर शुरू हुआ है, बाकी सारी चीज़ें उधर से ही शुरू। वही पता लगेगा। आ गया मज़ा, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट। जैसे उन भाई ने बताया था कि कम स्पाइसी है, जो लोग कम स्पाइसी खाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट बने हैं। तो अब हम ट्राई करते हैं इनका मीठा पूड़ा, देखते हैं इसका कैसा टेस्ट है। जैसे अंकल ने बोला था ना कि हर चीज़ ऑर्गेनिक है, वाकई ऑर्गेनिक है, ज़रूर ट्राई करेंगे। देसी घी में तैयार करता है ये मीठा पूड़ा, इनका बहुत आला। खाना हमने टेस्ट कर लिया और जाते जाते खाने को हम रेट करेंगे। खाने के साथ टेस्ट, हाइजीन, एम्बियंस और प्राइसिंग सबको रेट करेंगे। टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो खाने को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, और अगर हम बात करें हाइजीन की तो हाइजीन को मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। तो एम्बियंस में मैं आपको दूंगा 6 आउट ऑफ 10। और अगर प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। पूड़ी इनकी 80 रुपये की कॉस्ट करती है, जिसमें हलवा ये लोग फ्री नहीं देते, सिर्फ पूड़ी देंगे और साथ में ये चने देते हैं। और ये मीठा पूरा जो है ये कॉस्ट करता है अराउंड 40 रुपीज़। तो काफ़ी इकनॉमिकल भी है, जेब पे भी इतना भारी नहीं है, हर कोई इजीली अफोर्ड कर सकता है, और इससे सस्ता नाश्ता और इतना मेयारी नाश्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ज़रूर आए यहाँ पे ट्राई करें।